कोरोना से लगातार पूरा देश परेशान है और लगातार जो प्रदेशवासी हैं वो कोरोना से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के लगातार अग्रसर हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए अर्चना राठौड़ जी मौजूद हैं। अर्चना राठौड़ जी लगातार जनता की सेवा में लगी हुई हैं और किस तरीके से कोरोना महामारी से बचा जाए इसको लेकर के लगातार अग्रसर हैं और किस तरीके से काम किया जा रहा है हम जानते हैं। अर्चना जी, लगातार मास्क बांट रही हैं, आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, क्या कुछ? मुझे ऐसा लगा कि जो शहर के लोग हैं वो उन्हें मालूम है कि हम मास्क क्यों लगाएं, लेकिन मुझे लगा कि गांव-गांव ये हमें अभियान चलाना चाहिए कि क्योंकि गांव के अधिकांशतः लोग यानी आपस में बैठक करते हैं लेकिन उनकी न तो दूरी होती है न सोशल डिस्टेंसिंग होती है। वो लगातार आपस में बहुत नज़दीक बैठ के बात करते हैं और मास्क भी नहीं लगाते हैं। जब हमने ये सब देखा तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम गाँव-गाँव जा कर के ये अभियान चलाएँ। और उसमें हमारा सहयोग अविनाश और उमेश, अमित और हमारी महासचिव जी हैं जो हमारे साथ ही इस समय बैठी हुई हैं, अल्पना वाजपेयी जी, अनुराधा जी जो सचिव हैं, ऐसे बहुत सारी लोग हमारे साथ लगातार एक टीम के रूप में चलते हैं और हम गांव-गांव जा कर के उनको मास्क बनाने की विधि भी बताते हैं। क्योंकि मास्क ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से खरीदें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आदमी बेरोज़गारी से कितना ज़्यादा परेशान है, उसके पास पैसा खाने के लिए नहीं है तो मास्क कहाँ से लाएगा 10 रुपए का या 20 रुपए का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक मास्क स्वयं बना करके और हम लोग जा कर के उनको दिखाते हैं कि आप अपने साफ़ कपड़े से कैसे मास्क बना सकते हैं। यदि आपके पास साबुन भी नहीं है तो आप गर्म पानी में इसे कैसे उबाल सकते हैं और उसके बाद इसे लगा करके ही आप अपनी चौपाल करें या आपके हस्बैंड जब बाहर जाते हैं तो उनको लगा के भेजें। इस तरीके से हम इस अभियान के तहत लगातार चल रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये हमारा अभियान चल रहा है। लगभग लखनऊ में हम 24 से 25 गाँव कवर कर चुके हैं। बात करी जाए अगर कोरोना की और उत्तर प्रदेश सरकार की, लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं और लगातार जो जनता है वो परेशान है, ना लोगों को बेड मिल रहा है और ना ही लोग एडमिट हो पा रहे हैं। टेस्ट की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री जी अपनी वाहवाही के लिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ जो वुहान बना हुआ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, क्या कहें? मैं आपको बताऊँ कि यहाँ दिखावा ज़्यादा है, बात ज़्यादा करेंगे, जुमला ज़्यादा है, काम नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन संस्कृति हमें सिखाते हैं लेकिन शायद ऐसा करते नहीं हैं। अभी मैं दूर क्यों जाओगे, मैं सरोजिनी नगर की बात बताती हूँ। सैनिक स्कूल जो बहुत ही वहाँ का हर व्यक्ति जागरूक है। अभी मतलब ये लगभग 8 दिन पहले का ही मामला है कि हमारे ही यहाँ के एक टीचर को, सैनिक स्कूल के टीचर को कोरोना हुआ, निगम साहब को, और कई बार इन्फॉर्म करने के बाद एक भी सरकारी कर्मचारी उनका टेस्ट करने उनके आवास पे नहीं आया। किस बात से दावा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि घर घर जाकर के हम टेस्टिंग करा रहे हैं? कहाँ टेस्टिंग हो रही है? आवश्यकता इस बात की थी कि पूरी टीचर्स कॉलोनी का आप कोरोना टेस्ट कराते, बल्कि वो कोरोना टेस्ट तो अलग की बात है। जब आपके 200 मीटर एरिया में आपका व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है, उस व्यक्ति का ही आप टेस्ट करने नहीं आ रहे हैं, ना उसको किसी भी प्रकार की कोई दवा प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप चाहें तो प्राइवेट दिखा लें, हम आज आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं। आज तक कोई भी टीम वहाँ पहुँची नहीं और शायद वो स्वस्थ भी हो गए। तो हमारी समझ में कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं वो करते नहीं हैं, या मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो उनके अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं। कुछ तो है, कहीं तो घपला है। और दूसरा कि जब सरकारी में यदि व्यक्ति पहुंचता है तो उससे कहा जाता है कि यहाँ बेड नहीं है, आप प्राइवेट में चले जाइए। जब वो प्राइवेट में पहुंचता है तो एक दिन का खर्चा उनका 50-50 लाख हो जाता है। ज़बरदस्ती लोगों को वेंटिलेटर दे दिया जाता है। वो स्वस्थ हैं, एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति का रोड पे और वो जब अस्पताल गया तो कहते हैं कोरोना टेस्ट कराओ। जब वो कोरोना टेस्ट के लिए एक पूरे 24 घंटे पड़ा रहेगा, आप सोचिए अगर एक्सीडेंटल केस है, उसका ब्लड इतना ज़्यादा निकल जाएगा, वो तो अपने आप मर जाएगा, फिर कह दिया जाता है वो कोरोना से ख़त्म हो गया। तो ये सब बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री की जान जा चुकी है कोरोना से और एक पूर्व मंत्री जो कि अब इलाहाबाद की सांसद हैं, पीजीआई में एडमिट थी, अब उनको मेदांता गुड़गांव में एडमिट कराया गया है। सरकारी के जो मंत्री हैं और सरकार के जो सांसद हैं वो जब सरकारी व्यवस्था पर भरोसा ना करके मेदांता जैसे अस्पताल में जा रहे हैं तो क्या? तो आप स्वयं ही सोच सकते हैं, पब्लिक भी जागरूक है, वो भी जानती है कि जब सरकारी सुविधाएं अगर व्यक्ति को मिलें
और जब सरकार को ही सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आम जनता का क्या हश्र होगा, ये तो हम और आप सब जानते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि मैं तो खड़े शब्दों में इस बात की निंदा करती हूँ। और मैं फिर कहती हूँ कि यदि हमारी सरकार आती है तो आप फिर देख लेना, हम लोग का काम पे विश्वास रखते हैं, बातों पे नहीं, और हमारा काम बोलता है, ये भी आपको दिख रहा है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का काम आज भी बोल रहा है, आज भी उन्हीं की बनाई हुई सड़कें, आज भी उन्हीं के बनाए हुए पुल। आज स्थिति ये है कि कानपुर रोड पे आप निकल नहीं सकते हैं। आप निकलिए क्या नाम बंथरा और आपके ये स्कूटर इंडिया के बीच की रोड आप देख लीजिए। दूसरी रोड तो आप बात छोड़ दीजिए कि गांव-गांव तो रोड खराब है या शहर में रोड खराब है, इनकी बात मैं नहीं करती, मैं कानपुर रोड की बात करती हूँ। तो क्या कर रही है भारत सरकार और क्या कर रही है केंद्र? बस टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जाइए, जीएसटी पे जीएसटी बढ़ाते जाइए। सैनिटाइजर आदमी अपने लिए खरीद नहीं पा रहा है और सैनिटाइजर पे आप 12% टैक्स भैया कैसे बांट पाएंगे? आम आदमी कैसे खरीद पाएगा? क्या कभी सरकार ने इस बात पे विचार किया? तो एक तरफ तो बेरोजगारी मारे ले रही है और दूसरी तरफ जीएसटी मारे ले रही है। मतलब हद है किसी चीज़ की। पब्लिक कैसे जिएगी और कैसे सांस लेगी, इस बात पे सरकार को सोचना चाहिए। हम वास्तव में जनसेवक हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जन जन के लिए मरते हैं, और जो किसानों और मजदूरों के लिए मरने वाला व्यक्ति है वही व्यक्ति आगे सरवाइव कर पाएगा, जुमले वाला नहीं। भगवान राम के समर्थक भी हैं हम और पुजारी भी हैं हम, लेकिन केवल जुमलेबाजी, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, इन सब से काम नहीं चलेगा। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा लोगों के काम आ पाएँ। इस कोरोना महामारी से व्यक्ति टू व्यक्ति कैसे बचे, इस सरकारी व्यवस्था को आप सुदृढ़ करें। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि अब कोरोना महामारी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं। रोड पे जानवर कैसे घूम रहे हैं, व्यक्ति एक तरफ कोरोना से मर रहा है तो दूसरी तरफ एक्सीडेंट से मर रहा है। तो जब किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और वो भी आपकी गाय या बैल बैठने से होता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि वो गाय और बैल कहाँ रखे जाएं? ये सरकार की है ना, लेकिन नहीं, उनको खुला छोड़ दिया है। एक परेशानी हो तो बताऊं, मैं खुद इसकी शिकार हूँ। मेरा 22 साल का बेटा इसी बाराबंकी रोड पे एक गाय के एक्सीडेंट से ख़त्म हुआ। मैं वहाँ मौजूद थी। उस समय रात का लगभग 7 बजे हुए थे, तो कोई हमें हिंदू तो नहीं उठाने आया, मुसलमान ही उठाने आया। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति को परेशानी आती है तो वह हिंदू और मुसलमान नहीं देखता है, व्यक्ति की परेशानी देखता है। और उस समय उस व्यक्ति ने हमारा सहारा दिया। तो एक ईश ने प्राणी मात्र को जन्म दिया है, भेदभाव तो हमने अपने आप किया है। तो क्यों हिंदू और मुसलमान में आप देश को बांट रहे हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सभ्यता को आप क्यों खो रहे हैं? इस पे क्यों कुठाराघात कर रहे हैं? और वैसे जो भी सरकारें आती हैं, ना हम प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं ना मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, लेकिन मैं केवल उस व्यवस्था के खिलाफ हूँ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो व्यवस्था आप दे रहे हैं उसका निरीक्षण बिल्कुल सही तरीके से करें, जिससे कि आपकी छवि सुदृढ़ हो और व्यक्ति इस महामारी से बच सकें। अगर आप हर तरीके से बता रहे हैं कि हम सुविधा दे रहे हैं, तो फिर आखिर इतना ज़्यादा कोरोना क्यों बढ़ रहा है? हम तो कहते हैं आप दिल्ली सरकार से ले लीजिए, कितनी ज़बरदस्त तरीके से महामारी वहाँ बढ़ी थी, लेकिन हम वहाँ जो भी अच्छा कार्य करेगा हम उसके पोषक हैं, उसके समर्थक हैं। उन्होंने देखिए कि जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई और उनके डॉक्टर्स, ये मैं देखा देखी वाली बात नहीं कह रही हूँ, मैं स्वयं भोगी बात कर रही हूँ कि क्योंकि एक पीपीई किट उसके परिवार वालों को मिलता है और पीपीई किट पहन करके वहाँ पे डॉक्टर प्रतिदिन उस मोहल्ले में अगर कोई भी परेशान है, जिस मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है, तो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये कौन सी कॉलोनी है वहाँ पे, द्वारिका में 3 केस ऐसे हैं जो फर्रुखाबाद के निवासी थे। चूँकि मैं भी फर्रुखाबाद की ही रहने वाली, और वो एक तो रियल मेरा भाई ही था, तो मैंने उस व्यवस्था को भी देखा है कि लगातार एक व्यवस्था हमने यहाँ सैनिक स्कूल में देखी है, जहाँ एक भी डॉक्टर क्या कंपाउंडर तक नहीं देखने आया, और वहाँ प्रतिदिन एक डॉक्टर एक नर्स आती थी। एक पीपीई किट सुबह छोड़ दिया जाता था कि उसकी वाइफ
उसके लिए मदद कर सके, तो मैं उसकी तारीफ करूं या इनकी तारीफ करूं? तो वहाँ मुख्यमंत्री की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ मुख्यमंत्री की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री आपको कहीं भी दंगे के लिए और मुसलमान और हिंदू और इस तरीके के लफड़े में झगड़े में फंसे हुए नज़र नहीं आते। लेकिन यहाँ दिन भर इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। टेलीविज़न पे देखिए, आप क्या देख रहे हैं। अंतिम सवाल, 2022 की आपने बात करी, चाचा भतीजे का मेल होगा या फिर अलग अलग चुनाव लड़ा जाए? देखिए, इस विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, लेकिन ये आप मान के चलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि समस्त समाजवादी एक हों, तभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करेंगे। मिलकर के करेंगे, मिलकर के लड़ेंगे, मिलकर के चलेंगे, ये नारा है हमारा, क्योंकि लोहिया जी का भी यही सिद्धांत था। और लेकिन आज हम भतीजे के साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भतीजे के ऊपर डिपेंड करेगा। भतीजे ने तो कहा है कि खुले मन से स्वागत है और आंख बंद करके शिवपाल जी को हम वापस लेंगे। तो जब वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं तो हम लोगों की ओर से तो कोई मनाही है नहीं, है ना। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी अर्चना राठौड़ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो या फिर अन्य मामलों को लेकर। और साथ ही साथ आने वाले 2022 के चुनाव में क्या चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव का मेल होगा या ना होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आकर्ष शुक्ला, ग्लोबल वॉइस।